दुबई, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, 7 स्टार होटल, महंगी गाड़ियां, ग्लैमर और बहुत सारा पैसा। दुबई का नाम सुनते ही ये सब कुछ जहन में आता है। दुबई को वेगस ऑन एस्टेरॉयड भी कहा जाता है और दुबई दुनिया का सबसे हॉट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां पर हर साल तकरीबन 50 से 70 लाख टूरिस्ट घूमने फिरने आते हैं। और सिर्फ यही नहीं, दुबई ने तो अगले 20 सालों के लिए बहुत बड़ा मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसे विजन 2040 कहा जाता है। दुबई मिडिल ईस्ट में मौजूद बाकी सारे कंट्रीज से बहुत डिफरेंट है। दुबई के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक दुबई की जीडीपी का सिर्फ 1% ऑयल से आता है, जबकि 95% टूरिज्म, ट्रेड और फाइनेंस से आता है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्या दुबई ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं है और दुबई की सारी तरक्की और डेवलपमेंट के पीछे ऑयल का कोई हाथ नहीं है? मेरे मुताबिक दुबई का ये क्लेम थोड़ा सा मिसलीडिंग है। रूट चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कैसे? आइए चलते हैं 200 साल पहले, जब दुबई 1822 में 700 से 800 लोगों की आबादी वाला एक छोटा सा फिशिंग विलेज था। ये सारा गांव उस शहर के कंट्रोल में था जिसे आज आप अबू धाबी कहते हैं। 1833 में अल अबू फलसा नामक एक कबीले ने अबू धाबी के खिलाफ बगावत कर दी और दुबई को अबू धाबी से आज़ाद करवा लिया। इस सारी मूवमेंट को 2 लोग लीड कर रहे थे, उबैद बिन सैयद और मखतूम बिन बूटी, और इस आज़ादी के बाद वही दुबई के मालिक बन गए। सिर्फ 3 साल बाद उबैद बिन सैयद की मौत हो गई और मखतूम बिन बूटी दुबई के रूलर बन गए और आज की डेट तक इसी खानदान का दुबई पर हुकूमत है। दुबई ने अबू धाबी से आज़ादी तो हासिल कर ली थी, मगर उसके हालात कोई खास अच्छे नहीं थे। इकोनॉमिकली दुबई बहुत कमज़ोर था और सिर्फ फिशिंग के जरिए ही मुश्किल से गुजारा कर रहा था। खैर, 1892 में ब्रिटेन ने दुबई की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले ली और दुबई ने अपनी इकोनॉमी पर फोकस करना शुरू कर दिया। 1901 में दुबई ने मिडिल ईस्ट का पहला फ्री सी पोर्ट बनाया, जहां पर कोई टैक्स या इंपोर्ट ड्यूटी नहीं था। इस पॉलिसी के बाद दुबई का पोर्ट पर्शियन, गल्फ और एशिया में मशहूर होने लगा। 1976 तक इस पोर्ट से 70,000 टन तक का कार्गो जाना शुरू हो गया। लेकिन इतनी ट्रेड के बावजूद दुबई के हालात में कोई ज़्यादा सुधार नहीं आया था और इसकी वजह थी टैक्स फ्री पॉलिसी, जिसकी वजह से दुबई को कोई खास रेवेन्यू नहीं आ रहा था। फिर 1908 में एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसमें करीब 100 कश्तियां तबाह हो गई और बहुत से लोग मारे गए। मरने वाले सारे दुबई के मछुआरे थे, जो दुबई की इकोनॉमी को चलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते थे। इस तूफान के बाद दुबई के हालात बहुत ख़राब होने लगे और फिर 1929 में दुबई में एक ज़बरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आई, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। इस क्राइसिस ने दुबई को हिला कर रख दिया। हालात इतने ख़राब हो गए कि लोगों ने पड़ोसी मुल्कों की तरफ जाना शुरू कर दिया। इसी दौरान 1938 में अमेरिकन ऑयल कंपनी ने सऊदी अरब में ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व को डिस्कवर कर लिया। अगले 20 साल तक सारी दुनिया ऑयल रिजर्व को एक्सप्लॉइट करने और वहां पर पाइपलाइन बिछाने में बिजी रहा और इस सारे में दुबई बिल्कुल इग्नोर्ड रहा। लेकिन फिर 1950 की रिहाई में दुनिया की तवज्जो सऊदी अरब से हटकर बाकी पर्शियन गल्फ की तरफ हो गई। 1958 में अबू धाबी में तेल के बहुत बड़े रिजर्व को डिस्कवर किया गया और यहाँ से दुबई की तकदीर बदलने का आगाज हो चुका था। 1966 में दुबई में भी ऑयल डिस्कवर हो गया। ये इतना ज़्यादा तो नहीं था कि दुबई की तकदीर बदल दे, मगर दुबई की इकोनॉमी इस डिस्कवरी के बाद थोड़ा संभलना शुरू हो गया। दूसरी तरफ अबू धाबी कई टन ऑयल बैरल एक्सपोर्ट कर रहा था, बिलियन ऑफ डॉलर्स आना शुरू हो गया था। दुबई भी अब ये बात समझ चुका था कि वो ऐसे देश से लड़ाई नहीं ले सकता है जिसके पास पूरी दुनिया के 9% ऑयल प्रोडक्शन हो, और साथ ही में ये बात भी काफ़ी क्लियर थी कि दुबई अपने खुद के सहारे किसी सूरत ज़्यादा अरसे तक सरवाइव नहीं कर सकता। खुशकिस्मती से दूसरी तरफ अबू धाबी के मालिक शेख जायद बिन सुल्तान अल नहान का ये भी ख्याल था कि अगर इस पूरे रीजन की तरक्की करनी है तो उसका एक ही तरीका है कि सब एमिरेट्स मिलजुल कर रहें, एक्सटर्नल और इंटरनल खतरे से एक साथ एक दूसरे को डिफेंड करें। और इसलिए 1971 में यूएई का वजूद आया, जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान और फुजैर शामिल हुआ। अबू धाबी को इस नई कंट्री का कैपिटल बनाया गया और शेख जायद बिन सुल्तान अल नहान यूएई के पहले प्रेसिडेंट बने। ये था दुबई का टर्निंग पॉइंट। ये सारा ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एयरपोर्ट्स, एमिरेट एयरलाइन, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के पीछे अबू धाबी की फंडिंग थी। 1990 के बाद दुबई अपने इसी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मशहूर होना शुरू हो गया। सारी दुनिया से लोग दुबई आना शुरू हो गए, मल्टीनेशनल ऑफिसेज दुबई में खुलने लगी और दुबई का पोर्ट एशिया, यूरोप और पर्शियन गल्फ को मिलाने वाला एक ब्रिज बन गया। इसलिए दुबई ये क्लेम करता है कि ऑयल पर उसकी डिपेंडेंसी 1% से भी कम है। लेकिन जब भी दुबई किसी मुश्किल में पड़ता है तो सोचो उसे बचाने कौन आता है? जी हाँ,
तेल से मालामाल आबू धाबी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जो पूरी दुनिया के इकोनॉमी को हिला कर रख दिया था। दुबई का ये हाल था कि लोग अपनी गाड़ियां एयरपोर्ट पर छोड़कर भाग रहे थे। दुबई जबरदस्त कर्ज में चला गया था और तभी आबू धाबी ने इंटरवेंशन की और 10 बिलियन लोन देकर दुबई को बेल आउट किया। इसके बदले में दुबई ने इस मशहूर ऊंची बिल्डिंग का नाम बुर्ज दुबई से तब्दील कर आबू धाबी के रूलर के नाम पर बुर्ज खलीफा रख दिया। लेकिन इसके बावजूद दुबई का कर्ज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। 2008 के बाद से दुबई का कर्ज बढ़ता जा रहा था। IMF के मुताबिक दुबई का टोटल कर्ज तकरीबन $80 बिलियन है। इन $80 बिलियन में तो $20 बिलियन आबू धाबी का ही है, जो अभी तक दुबई ने वापस नहीं किया। अगर 2008 में आबू धाबी नहीं होता तो फॉर श्योर दुबई डिफॉल्टर हो जाता। पॉइंट नंबर 1 कि दुबई की इकोनॉमी ऑयल पर नहीं चलती, बिल्कुल गलत है, क्योंकि दुबई की आधी से ज्यादा इकोनॉमी आबू धाबी पर डिपेंडेंट है और आबू धाबी का 85% रेवेन्यू तेल से आता है। दूसरा पॉइंट है रियल एस्टेट मार्केट, जहां से दुबई अपना काफी रेवेन्यू जनरेट करता है। 2014 से दुबई के प्रॉपर्टीज प्राइसेस लगातार गिर रहे हैं। 2021 तक ये प्राइस इतनी गिर चुकी थी कि अगर आप 2001 में खरीदी गई अपनी कोई प्रॉपर्टी 2021 में बेचते तो आपको कम से कम 60% का लॉस होता। पूरी दुनिया में जहां रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ रही थी, वहीं दुबई में पिछले 8 सालों में बिल्कुल इसका उल्टा हुआ। अब एक तरफ दुबई में आपको हर तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनती नजर आएंगी, मगर दूसरी तरफ आपको खाली बिल्डिंग, अपार्टमेंट, ऑफिसेज भी नजर आएंगे और इसकी वजह है ओवर सप्लाई। असल में दुबई का मोटो है बिल्ड एंड दे विल कम, मतलब बिल्डिंग, अपार्टमेंट वगैरह बनाओ, बाहर से लोग खुद ही आकर उन्हें आबाद करेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी की सप्लाई डिमांड से बहुत ज्यादा रही है और इसी ओवर सप्लाई की वजह से प्रॉपर्टीज के प्राइसेस लगातार गिर रहे हैं। इसका और एक बड़ा एग्जांपल है फील्ड 1, जो कि दुबई का हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के ऊपर 2015 से काम शुरू हो गया था, मगर आज 8 साल गुजरने के बाद बिलियन ऑफ डॉलर्स जाया करने के बाद इस प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट को बनाने वाली कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और हर तरफ ऐसी खाली बिल्डिंगें हैं जिन पर करोड़ों दिरहम लग चुके हैं। खैर, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि 2022 के रूस और यूक्रेन वॉर में दुबई के रियल एस्टेट मार्केट को मच नीडेड बूस्ट मिला। बेसिकली काफी रशियन और यूक्रेनियन बिलियनियर्स जिनकी प्रॉपर्टीज यूरोप में फ्रीज हो गए थे, अब वो दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आज इन रिजल्ट दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट पिछले कुछ महीने में काफी ऊपर हो गई है। लेकिन ये ट्रेंड जाहिर है टेम्पोररी है, क्योंकि जंग के बाद सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा दुबई से निकाल लेंगे। यहीं एक और जरूरी पॉइंट ये है कि FATF ने दुबई को मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ रिक्वायर्ड एक्शन न लेने पर ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया है और आने वाले दिनों में दुबई के रियल एस्टेट मार्केट इस फैसले से काफी इफेक्ट हो सकती है। तीसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है दुबई एक्सपो। कोविड की वजह से 2020 में होने वाला एक्सपो 2021 में हुआ और इसे अब सारे एक्सपर्ट्स $बिलियन फेल्योर कह रहे हैं। पिछले 9 सालों से दुबई इस एक्सपो की तैयारी कर रहा था। दुबई की एक्सपेक्टेशन थी कि वो इस एक्सपो से पूरी दुनिया में बहुत सारे इन्वेस्टर्स इकट्ठी कर लेगा और अपनी मार्केट को स्टेब्लिश कर लेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हो सका। दुबई एक्सपो एक टूरिज्म स्टंट के अलावा और कुछ साबित नहीं हुआ। इंटरनेशनल ऑडिट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक दुबई इस एक्सपो से 57% कम रेवेन्यू जनरेट कर पाया। ये एक्सपो फेल क्यों हुआ, इसके कई सारे रीजंस हैं और शायद हम इस पे एक अलग से वीडियो भी बनाएं। लेकिन फिलहाल चलते हैं दुबई का फ्यूचर डिसाइड करने वाले चौथे फैक्ट की तरफ, और वह है दुबई फॉरेन पॉलिसी। पिछले 3-4 सालों में UAE ने बहुत एक्टिवली अपने फॉरेन पॉलिसीज को सऊदी अरब के फॉरेन पॉलिसी से अलाइन किया है, स्पेशली कतर और ईरान के मामले पर। और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि UAE और ईरान दूसरे एंटी सऊदी देशों और ग्रुप के निशाने पर आ गए हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जनवरी 2022 में आबू धाबी ऑयल फील्ड पर होने वाले अटैक, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यामीन होशियान ने कबूल की थी। ईरान भी ऑलरेडी UAE को इजराइल के साथ फ्रेंडशिप बढ़ाने के मामले में थ्रेट कर चुका है। अब दुबई और आबू धाबी को जो चीज़ दुनिया के बाकी शहरों से डिफरेंट करती है वो है ज़बरदस्त लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी सिचुएशन। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनी अपने हेड ऑफिसेज दुबई में खोलती है। लेकिन इस थ्रेट के बाद खुदा ना खास्ता अगर दुबई पर एक भी अटैक हो जाता है तो सारा इन्वेस्टर और बिजनेस जीरो हो जाएगा और इससे भी बड़ा इफेक्ट आएगा दुबई के टूरिज्म पर, जो उसकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। पांचवा और आखिरी फैक्ट है सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अब दुबई दुनिया के उन चंद कंट्रीज में है जहां पर 0% इनकम टैक्स, मतलब आप जो कुछ भी कमाओ आपको गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। दुनिया के सारे टॉप इकोनॉमिक्स और अमीर कंट्रीज में भी इनकम टैक्स होता है और तो और इसी टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है।
इनकम टैक्स का ना होना कंट्री में फॉरेनर्स के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, लेकिन वहीं दुबई में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है कि आखिर वो कब तक इस पॉलिसी को लेकर चलते रहेंगे, क्योंकि दुबई को हर हाल में टूरिज्म के अलावा भी कोई सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। कुछ महीने पहले ऐसे रूमर्स आए थे कि 2023 में दुबई इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करवा रहा है, मगर अभी तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। इन पांचों फैक्ट को देखते हुए एक बात तो फॉर श्योर है कि दुबई का फ्यूचर अबू धाबी पर डिपेंडेंट है, चाहे वो ग्लोबल ऑयल डिमांड हो या फिर यूएई की फॉरेन पॉलिसी, जो अब अबू धाबी ही डिसाइड करता है। दूसरी तरफ दुबई को टूरिज्म के अलावा इनकम सोर्सेज को डेवलप करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन को रेगुलर करने की ज़रूरत है ताकि प्रॉपर्टीज़ की सप्लाई डिमांड से ज़्यादा ना बढ़े और परिणाम स्वरूप प्रॉपर्टीज़ के प्राइसेस स्टेबल रहे। इसके अलावा दुबई के 90% आबादी वो लोग हैं जो लोग यहाँ बाहर से आए हुए हैं, जिन्होंने दुबई को यहाँ तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा किया है, मगर अभी तक कोई भी गल्फ कंट्रीज फॉरेनर्स को नेशनलिटी नहीं देता है और इसलिए कोई भी अपने आप को ज़्यादा देर तक यूएई से जोड़ कर नहीं रख पाता। अपनी ज़िंदगी के इतने साल यहाँ गुजारने वाले के लिए नेशनलिटी लाजमी होनी चाहिए। खैर, इस सब के बावजूद जिस तरह से शहर खड़ा किया गया है वो अपने आप में एक मिसाल है। पूरी दुनिया में आपको दुबई जैसा एक भी शहर नहीं मिलेगा, लेकिन ये चमक धमक कब तक रहेगी कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका दुबई के फ्यूचर के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये है वो सारे सोर्सेज जहाँ से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के वीडियोस पसंद आते होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।